तो आज हम 2026-27 के भारतीय बजट की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे सामने बजट के जो मुख्य बिंदु हैं उनका दस्तावेज है, और मेरा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि पैसा कहाँ जाएगा, बल्कि ये समझना है कि इस बजट की आत्मा क्या है। इसे पढ़ते हुए एक दिलचस्प खींचतान सी महसूस हो रही है। कैसी खींचतान? देखिए, एक तरफ तो सरकार सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड रेल और कार्बन कैप्चर जैसी मतलब भविष्य की तकनीकों पर बहुत बड़ा दांव लगा रही है, और वहीं दूसरी तरफ वो कृषि और छोटे उद्योग यानी MSMEs जैसे जो पारंपरिक क्षेत्र है उनकी जमीनी हकीकत को भी साधने की कोशिश कर रही है। तो आज हम यही देखेंगे कि इस बजट में भविष्य की इस ऊंची उड़ान और आज की जमीन के बीच ये संतुलन कैसे साधा गया है। ये एक बहुत ही अच्छा नजरिया है, क्योंकि कोई भी बजट वो सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं होता। सही बात है। वो देश की प्राथमिकताओं का आईना होता है, और दस्तावेज की शुरुआत भी कुछ इसी तरह की बात करती है। इसका नारा है विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। अच्छा। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि लोक लुभावन दिखावे की जगह जनहित पर जोर है, और इस पूरी सोच की जो नींव है वो 3 स्तंभों पर रखी गई है: सरकारी खर्चों में अनुशासन, मौद्रिक स्थिरता और सरकारी निवेश पर जोर। तो चलिए सबसे पहले सरकार के संकल्प की बात करते हैं। दस्तावेज में 3 कर्तव्य बताए गए हैं। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं, पर असल में ये सरकार का एक्शन प्लान है। पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है कि देश की कंपनियों और उद्योगों को दुनिया के बाजार में मुकाबला करने के लिए और मजबूत बनाना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ मशीनों या फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। इसमें लोक क्षमता निर्माण की बात भी है, यानी लोगों के कौशल को बेहतर बनाना ताकि वे इन नई चुनौतियों का सामना कर सकें। और दूसरा कर्तव्य लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये सिर्फ योजनाओं का लाभ पहुंचाना है? उससे कहीं ज्यादा इसका मकसद ये है कि विकास की कहानी में हर परिवार और हर समुदाय सिर्फ एक लाभार्थी न हो, बल्कि एक सक्रिय भागीदार बने। ओके। संसाधन और अवसर उन तक पहुंचे ताकि वे खुद अपनी तरक्की का रास्ता बना सकें। और तीसरा कर्तव्य, जो शायद सबसे अहम है, वो है संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखना। संरचनात्मक सुधार जैसे GST का सरलीकरण या लेबर कोड्स। दस्तावेज कहता है कि करीब 350 ऐसे सुधार किए गए हैं, लेकिन क्या ये सुधार सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है? नहीं, इसका असर तो हर स्तर पर पड़ता है। जब प्रक्रियाएं आसान होती हैं तो एक छोटा व्यापारी भी बिना डरे अपना काम बढ़ा सकता है। इसे ही दस्तावेज में विश्वास आधारित शासन कहा गया है। अच्छा। यानी सरकार और नागरिकों के बीच भरोसे का एक रिश्ता बनाना। ये सब मिलकर अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई बड़ी तस्वीर। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से भविष्य की उड़ान साफ दिखती है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ कुछ बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र है। हाँ, और ये सिर्फ अलग अलग योजनाओं की लिस्ट नहीं है। अगर आप इन बिंदुओं को जोड़कर देखें तो एक पूरी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश नजर आती है। सप्लाई चेन कैसे? हाँ, आप सोचिए, सरकार चिप्स यानी सेमीकंडक्टर बनाने से लेकर उन चिप्स से बनने वाले प्रोडक्ट्स को पैक करने और फिर उन्हें मेड इन इंडिया कंटेनरों में भरकर दुनिया भर में भेजने तक, मतलब पूरी कड़ी को भारत में ही स्थापित करना चाहती है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, बल्कि डिजाइन, बिल्ड एंड शिप फ्रॉम इंडिया वाली सोच है। चलिए इसके कुछ हिस्सों को समझते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का जिक्र है। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर आज के दौर का तेल है। गाड़ी से लेकर फोन तक हर चीज में इसकी जरूरत है। इस पर हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर अब बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। तो मिशन का दूसरा चरण ये बताता है कि सरकार इस रणनीतिक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर कितनी गंभीर है। ये एक लंबा और महंगा रास्ता है, लेकिन इसके बिना भविष्य की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ना मुश्किल है। और इसके साथ ही बायोफार्मा शक्ति योजना भी है। हाँ, ये भी उसी आत्मनिर्भरता की कहानी का हिस्सा है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कोरोना महामारी ने हमें सिखाया है कि दवाइयों और वैक्सीन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही। ये योजना भारत को बायोटेक्नोलॉजी और नई दवाओं के रिसर्च और उत्पादन का एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखती है। और फिर जब ये सब चीजें बन जाएंगी तो उन्हें भेजने के लिए कंटेनर चाहिए। इसलिए कंटेनर निर्माण के लिए भी एक समर्पित स्कीम है।
ये पूरी पहेली के टुकड़ों को जोड़ने जैसा है। ये वाकई एक बड़ी सोच है। लेकिन इन बड़ी योजनाओं के बीच में एक और दिलचस्प बात है, 200 पुराने औद्योगिक समूहों को फिर से जीवित करने की योजना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ नए और चमचमाते सेक्टर पर ही ध्यान नहीं दे रही। देश में कई ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो कभी बहुत फल फूल रहे थे, लेकिन समय के साथ अपनी चमक खो बैठे। ये योजना उन क्षेत्रों में नई तकनीक और नए निवेश के जरिए फिर से जान फूंकने की कोशिश है, ताकि वहां के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर फिर से पैदा हों। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के, MSMEs, यानी छोटे और मध्यम उद्योग। इनके लिए 3 आयामी दृष्टिकोण की बात कही गई है। पहला है 10,000 करोड़ का विकास कोष। हाँ, ये इक्विटी सहायता के लिए है, यानी उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी मिल सकेगी। लेकिन MSMEs के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो बैंक से कर्ज मिलना और समय पर पेमेंट मिलना होता है। कागजी कार्रवाई इतनी होती है कि छोटा कारोबारी उसी में उलझ जाता है। क्या ये 10,000 करोड़ का फंड वाकई जमीन पर बदलाव ला पाएगा, या ये भी पहले की योजनाओं की तरह बस एक घोषणा बनकर रह जाएगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और बजट में शायद इसी का जवाब देने की कोशिश की गई है। इसीलिए ये सिर्फ एक फंड नहीं, बल्कि 3 आयामी दृष्टिकोण है। अच्छा। दूसरा आयाम इसी कैश फ्लो की समस्या को हल करता है। इसके लिए TRADS प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ाने की बात है। TRADS? इसे जरा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक छोटे सप्लायर हैं और आपने एक बड़ी कंपनी को माल बेचा। अब वो कंपनी आपको 90 दिन बाद पेमेंट करेगी। हाँ, जो कि होता ही है। हाँ, तो 90 दिन तक आपका पैसा फंस गया, जिससे आपका पूरा काम रुक सकता है। TRADS एक ऐसा ऑनलाइन बाजार है जहां आप उस बिल को किसी बैंक या फाइनेंसर को थोड़े डिस्काउंट पर तुरंत बेचकर 2-3 दिन में पैसा पा सकते हैं। ये छोटे कारोबारियों के लिए कैश फ्लो की एक लाइफलाइन की तरह है। अच्छा, ये तो बहुत काम की चीज है। और तीसरा आयाम कॉर्पोरेट मित्र का जिक्र है। ये नाम तो बड़ा दिलचस्प है। ये असल में बहुत काम की चीज हो सकती है। कॉर्पोरेट मित्र पेशेवर होंगे जो Tier 2 और Tier 3 शहरों में छोटे उद्यमियों को सरकारी कागज पत्रों के झंझट से बचने में मदद करेंगे। मतलब कंप्लायंस वगैरह में? बिल्कुल। मैं एक छोटे कारोबारी से बात कर रहा था और उन्होंने बताया कि उनका आधा समय तो GST और दूसरे कंप्लायंस को समझने में ही निकल जाता है। अगर ये योजना सही से लागू हुई तो ये असल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीन पर उतारेगी और उन्हें अपने असली काम यानी व्यापार पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। Exactly. तो एक तरफ तो सरकार मेड इन इंडिया सामान बनाने पर जोर दे रही है, लेकिन भारत की असली ताकत तो हमेशा से इसका सर्विस सेक्टर रहा है, जो दुनिया भर में हमारी पहचान है। क्या बजट में उसके लिए भी कुछ नया है? बिल्कुल है, और यहाँ भी फोकस सिर्फ IT तक सीमित नहीं है। जैसे चिकित्सा पर्यटन यानी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की मदद से 5 केंद्र स्थापित करने की योजना है। ओके। भारत में इलाज की गुणवत्ता अच्छी है और खर्च कम है। इस क्षमता का पूरा उपयोग करने की ये एक बड़ी कोशिश है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल विकास की भी बात है। 1.5 लाख देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। हाँ, ये एक तीर से 2 निशाने साधने जैसा है। इससे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी सुधरेगी और बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही दूर की सोच वाली घोषणा है। बड़े औद्योगिक गलियारों के पास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप विकसित करना। विश्वविद्यालय टाउनशिप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मकसद है उद्योग और शिक्षा के बीच की दूरी को खत्म करना। ऐसी जगहें बनाना जहां छात्र पढ़ते पढ़ते इंडस्ट्री की जरूरतों को समझ सकें, इंटर्नशिप कर सकें, और कंपनियां भी अपनी जरूरत के हिसाब से कुशल युवा सीधे कैंपस से ही तैयार कर सके। बिल्कुल, ये सीखो और कमाओ के मॉडल को एक नया स्तर देगा। और पर्यटन, यहाँ भी कुछ अलग करने की कोशिश दिख रही है। 15 पुरातात्विक स्थलों को अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य बनाने की बात है। हाँ, ये सिर्फ पुरानी इमारतों को रंग रोगन करने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि जब कोई पर्यटक इन जगहों पर जाए तो वो सिर्फ एक किला या मंदिर न देखे, बल्कि वहां के इतिहास, कहानियों और संस्कृति को महसूस करे। अच्छा। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, स्थानीय कलाकारों को जोड़ा जा सकता है। ये पर्यटन को एक गहरे अनुभव में बदलने की कोशिश है। तो ये तो हुई भविष्य और सेवाओं की बात। अब उस क्षेत्र पर आते हैं जो आज भी भारत की सबसे बड़ी आबादी को रोजगार देता है, कृषि। किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? कृषि में भी अब फोकस बहुत लक्षित हो गया है। सिर्फ गेहूं चावल से आगे बढ़कर उन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है जिनसे किसानों को ज्यादा आमदनी हो। जैसे कि? जैसे मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों का एकीकृत विकास,
इससे सिर्फ मछली उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम का विकास होगा। और बागवानी के बारे में भी कुछ खास है। दस्तावेज में पुराने बागानों को नई जान देने की बात है। बिल्कुल, देश में कई फलों के बागान बहुत पुराने हो चुके हैं, जिनसे उपज बहुत कम होती है। उन्हें नई बेहतर किस्मों से बदलने की योजना है। साथ ही अखरोट, बादाम और खुबानी जैसे ज्यादा कीमत वाले फलों की उच्च घनत्व वाली खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा। यहाँ तक कि भारतीय काजू और कोको के लिए भी समर्पित कार्यक्रम है। ये दिखाता है कि सोच अब पारंपरिक खेती से हटकर कृषि को एक मुनाफे वाले व्यवसाय में बदलने की है। ये सब करने के लिए, चाहे वो विनिर्माण हो या कृषि, एक चीज सबसे जरूरी है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। इस मोर्चे पर क्या बड़ी घोषणाएं हैं? यहाँ 2 घोषणाएं ऐसी हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती हैं। पहली है एक नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा, जो पूर्व में दानकुनी यानी बंगाल से लेकर पश्चिम में सूरत, गुजरात को जोड़ेगा। इसका असर क्या होगा? इसका असर बहुत बड़ा होगा। अभी हमारी मालगाड़ियां पैसेंजर ट्रेनों के साथ एक ही ट्रैक पर चलती हैं, जिससे उनकी रफ्तार बहुत धीमी होती है। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है। ये नया कॉरिडोर सिर्फ मालगाड़ियों के लिए होगा। सोचिए, फैक्ट्रियों से निकला सामान बंदरगाहों तक कितनी तेजी से और सस्ते में पहुंचेगा। इससे हमारे उत्पादों की लागत कम होगी और वे दुनिया के बाजार में बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। और दूसरी बड़ी घोषणा हाई स्पीड रेल की है। 7 नए कॉरिडोर की बात है। सुनने में तो ये बहुत शानदार लगता है। शानदार है भी। मुंबई, पुणे, दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे रूट पर जब हाई स्पीड ट्रेनें चलेंगी तो ये सिर्फ यात्रा के समय को ही कम नहीं करेंगी, ये इन शहरों के बीच एक पूरा आर्थिक गलियारा बना देंगी। अच्छा, मतलब लोग एक शहर में रहकर दूसरे शहर में काम कर सकेंगे? हाँ बिल्कुल, व्यापार और पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स में जमीन अधिग्रहण और भारी लागत हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। क्या दस्तावेज में इस बात का कोई जिक्र है कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा? देखिए, दस्तावेज में सीधे तौर पर इसका विस्तृत प्लान तो नहीं है, लेकिन सरकार का जो बढ़ा हुआ पूंजीगत व्यय है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, वो ये संकेत देता है कि वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। हाँ, जमीनी स्तर पर इसका कार्यान्वयन ही इसकी सफलता तय करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और इसी भविष्य की सोच से जुड़ी एक और योजना है, कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ की स्कीम। ये क्या है? ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने की एक भविष्य की तकनीक है। इसका मकसद है फैक्ट्रियों और पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं में से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर उसे जमीन के नीचे या कहीं और सुरक्षित रूप से स्टोर करना। अच्छा। यह एक साथ 2 लक्ष्य साधता है, विकास भी करना है और पर्यावरण को भी बचाना है। यह दिखाता है कि बजट सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी सोच रहा है। तो इतनी सारी बड़ी बड़ी योजनाएं, इतना खर्च, इन सब का सरकारी खजाने पर क्या असर पड़ेगा? राजकोषीय घाटे यानी सरकार की आमदनी और खर्च के बीच के अंतर की आंकड़े क्या कहते हैं? यहीं पर बजट का वो संतुलन वाला पहलू सामने आता है। इतनी बड़ी योजनाओं के बावजूद सरकार ने खर्चों में अनुशासन दिखाने की कोशिश की है। 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी का 4.3% है, जो पिछले साल के 4.4% से थोड़ा कम है। 4.3%। ये आंकड़ा सुनने में शायद ज्यादा लगे। इसका आम लोगों के लिए क्या मतलब है? क्या ये अच्छा है, बुरा है या ठीक ठाक है? महामारी के बाद के दौर को देखते हुए इसे एक सधे हुए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार एक मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ हाई स्पीड रेल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर खर्च भी करना है और दूसरी तरफ बाजारों को यह संदेश भी देना है कि वो अपनी चादर से ज्यादा पैर नहीं पसार रही। ये मामूली कमी दिखाती है कि सरकार अनुशासन की राह पर तो है, लेकिन विकास की रफ्तार को धीमा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और अगर हम देखें कि सरकार के पास 1 रुपया कहां से आता है और कहां जाता है, तो उसकी क्या तस्वीर बनती है? दस्तावेज के मुताबिक सरकार की आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा 21 पैसे आयकर से आता है। उसके बाद 18 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स से। यानी देश के नौकरी पेशा लोग और कंपनियां सरकार की कमाई का सबसे बड़ा जरिया हैं। बिल्कुल। और खर्च की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा करीब 22 पैसे राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से के तौर पर जाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि केंद्र और राज्यों का विकास एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है। इसके बाद करीब 21 पैसे ब्याज चुकाने में चले जाते हैं, जो हमारी पुरानी देनदारियों को दिखाता है।
और फिर 17 पैसे केंद्रीय योजनाओं पर खर्च होते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ये बजट एक साथ कई मोर्चों पर काम करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भविष्य की नींव रखी जा रही है, तो दूसरी तरफ आज की जरूरतों को भी पूरा करने का प्रयास है। घरेलू विनिर्माण और बुनियादी ढांचे पर एक बहुत बड़ा दाव है, लेकिन साथ ही सरकारी खजाने को काबू में रखने की भी कोशिश है। बिल्कुल, यही इस बजट की सबसे बड़ी कहानी है, महत्वाकांक्षा और अनुशासन के बीच संतुलन। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद यही सबसे बड़ी चुनौती भी है, कि ये सभी योजनाएं, कौन सी? सेमीकंडक्टर से लेकर पर्यटन तक और कृषि से लेकर हाई स्पीड रेल तक, क्या ये सिर्फ अलग अलग योजनाओं के रूप में काम करेंगी या एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा गुणात्मक प्रभाव पैदा करेंगी? मतलब क्या इन सब हिस्सों को जोड़कर जो तस्वीर बनती है वो इन अलग अलग हिस्सों के जोड़ से ज्यादा बड़ी होगी? हाँ, असली सवाल यही है। क्या कॉर्पोरेट मित्र की मदद से आगे बढ़ा एक छोटा एमएसएमई ट्रेड से मिले पैसों से अपना कारोबार बढ़ाकर नए फ्रेट कॉरिडोर का इस्तेमाल करके अपना माल पोर्ट तक पहुंचा पाएगा? क्या यूनिवर्सिटी टाउनशिप से निकला एक छात्र सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनी फैक्ट्री में काम करेगा? असली सफलता इन योजनाओं के जमीनी स्तर पर एक दूसरे से जुड़ने और एक सहज इकोसिस्टम बनाने में ही निहित है। घोषणाएं बहुत महत्वाकांक्षी हैं, अब नजरें उनके कार्यान्वयन पर रहेंगी।